हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आधार जैन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड जैसा कि आपको मालूम है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, आने वाला है। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर 2020 क्वेश्चन सीरीज़ निकाली है, जहाँ पर जितने भी जो लॉ के आपके सब्जेक्ट्स हैं यूजीसी के अंदर, उसमें मैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, ट्रिक्स देने वाला हूँ कि कैसे आप उन क्वेश्चंस को याद कर सकते हो, किस ट्रिक के माध्यम से आप उन चीज़ों को ईज़िली याद कर पाओगे। ठीक है? और जो ये क्वेश्चंस हैं, ये किस किस बेसिस पर है, तो कि जो प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं उनका पैटर्न देखते हुए और जो आ सकते हैं क्वेश्चंस उनको ध्यान में रखते हुए इस 2020 सीरीज को बनाया गया है। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स भी दूंगा याद करने के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस भी करेंगे। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड इफ यू आर सीरियस यू शुड वॉच दिस एंड इट विल हेल्प यू इन क्लियरिंग योर एग्जाम। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है हु इज हाँ, वन मोर थिंग, इसको स्टार्ट करने से पहले आप एक पेन पेपर ले लें और इन जो भी ये जो 18-20 जो क्वेश्चन होने वाले हैं उनका क्या, जब मैं जैसे क्वेश्चन और ऑप्शंस बोलूँ आप वीडियो को पॉज करें और आप अपना आंसर लिख लें पेपर पे। जिससे क्या होगा कि एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल कम टू नो कि आपका स्कोर क्या है, कि आपने कितना स्कोर किया है इसमें। तो उससे आपको आइडिया होगा कि आपका नॉलेज कहाँ पर है या क्या आपको किस सब्जेक्ट में आपको थोड़ी-सी और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है? और अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप वीडियो में पूछ सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो हमारा जो क्वेश्चन 1 है वो बात करता है हू इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ पिजन होल थ्योरी। ओके, तो हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ पिजन होल थ्योरी। अब पिजन होल थ्योरी का प्रोपाउंडर के बारे में बात की। प्रोपाउंडर मतलब क्या होता है, तो प्रोपाउंडर मतलब हम कह सकते हैं किसने प्रपोज करी है थ्योरी। ठीक है, तो एंड योर ऑप्शंस आर विनफील्ड, सालमंड, पोलॉक और फ्रेजर। चार आपके ऑप्शन है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसका आंसर लिख लें वीडियो को पॉज करके, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन के बाद आंसर बताते जाऊंगा और जहां पर कुछ एक्सप्लेन करने का होगा थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है बी, सालमंड, विच इज ओके। अब इसको याद कैसे करना है, अगर आपको याद नहीं होता है प्रोपाउंडर थ्योरी किसने दी है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो पिजन है, इसको हम इस तरीके से ले लेते हैं कि ये बर्ड है और इसको पसंद है क्या खाना, आलमंड। इसको आलमंड्स पसंद है खाना, तो आलमंड से सिमिलर बहुत साउंड कर रहा है सालमंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि आलमंड से सिमिलर है सालमंड। और जो पिजन, पिजन होल थ्योरी, तो पिजन बर्ड है और उसको पसंद है खाना आलमंड, और उससे आप उसको याद कर सकते हो सिनोनिम सालमंड। ये जस्ट ट्रिक है जिससे आपको याद हो सके। तो अगर हेल्पफुल है तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो अपनी कोई खुद की भी ट्रिक कुछ बना सकते हैं। तो पहला, देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 जो है बात करता है, मैंने एक चीज बहुत ऑब्जर्व की है कि जो टॉट के जितने भी अभी तक यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं वो काफी इस तरीके के बेस्ड हैं कि उन्होंने काफी एक साइड केसेस दिए हुए हैं, एक साइड उस केस के अंदर कुछ बोला गया है तो वो दिया हुआ है, या फिर कुछ मैक्सिम अगर उससे रिलेट करती है तो वो उन्होंने दिया हुआ है। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सके तो बिल्कुल करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 80% चांसेस है कि एक या दो क्वेश्चन तो टॉट में इस तरीके के आएंगे ही आएंगे, जहां पर एक साइड केसेस दिए होंगे। अब हो सकता है उनको सीक्वेंस वाइज जमाने को बोल दें, या हो सकता है कि मैक्सिम लिखा हो साइड में, या फिर कुछ केसेस के अंदर का कुछ क्रक्स हो कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा वो लिखा हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन 2 है, इसका एबीसीडी में दिया हुआ है। पहला, डेमनम साइन इंजूरिया, देन इंजूरिया साइन डेमनम, वॉलंटियर नॉट फॉर इंजूरिया, रेस इप्सा लोकिटो। अब देखिए ये आई मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आपको इनका मालूम होगा मतलब क्या है। हम फिर भी एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। डेमनम साइन इंजूरिया मतलब जहां पर डैमेज है बट इंजरी नहीं है। वैसे ही नेक्स्ट जो बात करता है, इंजूरिया साइन डेमनम, जहां पर इंजरी है बट डैमेज नहीं है। वॉलंटियर नॉट फॉर इंजरी आपको मालूम होगा कि जैसे अगर हम स्टेडियम में मैच देखने गए और अगर हमने कंसेंट दी वहां पर और अगर हमें बॉल लग जाती है, तो वो वॉलंटियर नॉट फॉर इंजूरिया का जो है वो डिफेंस ले सकते हैं कि आप खुद की स्वेच्छा से, खुद की मर्जी से, खुद की कंसेंट देके आप स्टेडियम में मैच देखने हैं और अगर बॉल लग जाती है तो हम लाइबल नहीं होंगे। देन रेस इप्सा लोकिटो का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इंपॉर्टेंट है इसका मतलब, आप ध्यान रखें इसको। ओके, तो इसका आंसर क्या है, तो मैं स्क्रीन पर लिख देता हूँ साइड में, तो आप उसको कर सकते हैं कि ए का जो है 2 है, बी का जो है 4 है, सी का जो है 1 है और डी का जो है 3 है। तो ए का 2 है मतलब डेमनम साइन इंजूरिया जो है विष्णुदत्त वर्सेस बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी यूपी में कहा गया था। बी का 4 है, इंजूरिया साइन डेमनम भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सी का 1 है, वॉलेंटियर विजय पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायक।
अब देखिए मैं सारे केसेस तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता वरना काफ़ी लेंदी हो जाएगा, बट इफ़ यू वांट कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें सारे केसेस हों, जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँ और उनको याद करने की ट्रिक भी बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं ऐसा वीडियो आपके लिए बना दूँगा। बट यहाँ पर एक्सप्लेन करना तो ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है? तो ये हो गया, देन हमारा डी का जो है 3 है। रेस इप्सा लोकेटोर, बिंद्रा देवी चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि डैमेज है, इंजरी नहीं है। ठीक है, ऐसा कहाँ कहा गया? तो विष्णु दत्त वर्सेस बोर्ड ऑफ सेकेंडरी उसमें यूपी में। देन इंजरी है बट डैमेज नहीं है, ऐसा कहाँ गया? तो भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ, इसी तरीके से कि थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, वॉलंटियर नॉट इंजरी, जहाँ पर कंसेंट दी गई है वहां पद्मावती दुगानिका में कहा गया। तो इस तरीके से ये होने वाला है। देन हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है द मैक्सिम इंजूरियस साइन डेमनम, यहाँ पर ये एस को नहीं है, एम है यहाँ पर। द मैक्सिम इंजूरियस साइन डेमनम हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आप सभी को मालूम होगा, एशवी वर्सेस वाइट इसका आंसर है। एशवी वर्सेस वाइट है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जिनको नहीं मालूम है अगर इस केस के बारे में। तो एशवी वर्सेस वाइट में क्या हुआ था कि यूके में जो एशबी है, ये वोटर थे, ये वोट देने गए थे, और वाइट करके एक जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने वहां पर उनको रोक लिया था और उनको वोट नहीं देने दिया। बट इवेंचुअली हुआ क्या कि जिसको वो वोट देने जा रहे थे वही कैंडिडेट जीता। बट स्टिल उन्होंने केस किया कि ये मेरे जो लीगल राइट है उसका उल्लंघन है, ठीक है। तो इसमें वो जीत गए थे और ये माना गया था कि हाँ, यहाँ पर डैमेज भले ही नहीं है, जीत वही गए हैं जिसको ये जिताना चाहते थे, बट हुआ क्या है यहाँ पर इंजरी तो हुई है ना, इनको लीगल इंजरी, इनका जो लीगल राइट है वो वॉयलेट हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर जो इंजरी साइन डेमनम है, इस मैक्सिम को एक्सप्लेन इस केस से किया गया और इस केस से ये आया, एशबी वर्सेस वाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। कुछ 4-5 केसेस मैं बता देता हूं जो कि आपको टॉर्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो मालूम होना बहुत जरूरी है। एशबी वर्सेस वाइट हो गया, रेलिन वर्सेस फ्लेचर हो गया, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो गया। तो इस तरीके के कुछ 3-4 केसेस जहां से एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है, वाइकेरियस लायबिलिटी क्या है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। केसेस इन्हीं पर बेस्ड होते हैं, बट ये होता है या तो केसेस बेस्ड होंगे क्वेश्चन, या फिर कहीं मैक्सिम वगैरह बेस्ड होंगे कि कौन सी मैक्सिम कहां से आई है, या किस केस से निकली है, या किस केस ने इस बारे में बोला है। तो इस तरीके के केसेस हमने टॉट में अभी तक देखे हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो काफी हेल्पफुल होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस के हेमलता। पहला तो एक ये केस है, एंड सेकेंड केस है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्रेटर बॉम्बे वर्सेस लक्ष्मण अय्यर आर इंपॉर्टेंट केसेस। तो ये जो है ये केस डिसाइड सुप्रीम कोर्ट में किया गया था ऑन द रूल ऑफ, अब 4 ऑप्शन हैं आपके, एक्ट ऑफ गॉड, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, न्यूसेंस एंड ट्रेसपास। 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है बी, विच इज कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अब कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस आई थिंक आपको मालूम होगा कि जैसे सपोज करें कि अगर कुछ होता है और मैंने केस किया, मैं प्लेंटिफ हूं, सामने वाला डिफेंडेंट है, तो ये देखा जाएगा क्या मेरी भी गलती थी, अगर मेरी भी गलती थी उसकी भी गलती थी, तो इसको कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कहते हैं कि दोनों साइड से गलती थी। फिर डिसाइड किया जाता है कंपनसेशन, और जब आप डैमेजेस वगैरह आप उसका जो कंपनसेशन देते हो तो उसमें फिर वो चीज़ देखी जाती है कि कहाँ कितना देना चाहिए, क्योंकि सामने से जो व्यक्ति आ रहा था उसकी भी गलती थी, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का केस है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द लॉ ऑफ टॉर्ट ओज इट्स डेवलपमेंट टू। तो टॉर्ट जो है ओज इट्स डेवलपमेंट टू, आपके 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। जो लॉ ऑफ टॉर्ट है, जितना अभी हम देख रहे हैं कि कितने सारे केसेस आ चुके हैं, हुआ है, और कैसे कैसे डेवलप होते जा रहा है कि डेमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डेमनम, तो क्या हुआ है, ये केसेस से निकलते हुए आए हैं। तो लॉ ऑफ टॉर्ट के जो भी इतने डेवलपमेंट्स हुए हैं, ये किसके चलते हुए हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए कस्टम, बी यूसेज, सी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट और डी लेजिस्लेशन। तो इसका आंसर है सी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। जो प्रीवियस केसेस है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंजूरिया साइन डेमनम, डेमनम साइन इंजूरिया, ठीक है, एशवी वर्सेस वाइट अभी हमने बात की, तो उससे निकल के आया है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट ओज इट्स डेवलपमेंट टू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू शुड नो दिस। देन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफी आ चुके हैं कि साल्मन ने टॉर्ट की डिफाइन कैसे, किस तरीके से की है, डेफिनेशन को बताया गया है। फ्रेजर ने टॉर्ट की डेफिनेशन क्या दी हुई है, पोलॉक ने क्या है, या फिर अलग अलग जो भी ऑथर्स हैं, जूरिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा गया है टॉर्ट के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके की डेफिनेशंस आप याद करें। कुछ ट्रिक बना लें, अगर कंफ्यूजन होता है तो उनको याद करने के लिए कोई ट्रिक बना लें, या कोई एक वर्ड पकड़ लें, उसको पकड़ के आप याद कर लें, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रेजर, टॉर्ट में बी डिफाइंड एज, पहला बात करता है, अ सिविल रॉन्ग फॉर विच the remedy is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of trust or other mere
equitable obligation. Then B है a liability that arise from breach of duty primarily fixed by the law which may be redressed. यहाँ पर ये B है और ये redressed है. Redressed by an action for unliquidated damages. And your option C is an infringement of a right in rem of a private individual giving a right of compensation at the suit of the injured party. And D is an infringement of a right in personam. Sorry. तो जो डी है एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन पर्सोनम ऑफ एनी इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कंपनसेशन एट द सूट. अब आपको मालूम होना चाहिए राइट इन रेम क्या है और राइट इन पर्सोनम क्या है. ये इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी जो है ये. राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनम. पर्सोनम मतलब आपको समझ में आता है कि पर्सनल, ठीक है. राइट इन रेम मतलब आपके पास राइट है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ठीक है. तो राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनम. तो यहाँ पे इसका जो आंसर है सी. फ्रेजर ने क्या कहा है? फ्रेजर ने कहा है कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रेम, ठीक है, आपका अधिकार का उल्लंघन किया गया है और आपके पास राइट है इन रेम, मतलब अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड आपके पास राइट है. आप कौन हो? प्राइवेट इंडिविजुअल हो, ठीक है. आप प्राइवेट इंडिविजुअल हो, आपके पास राइट है अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड और उसका अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है तो आपके पास राइट है कंपनसेशन का. जब आप सूट लगाओगे एट द सूट ऑफ, आप इंजर्ड पार्टी हो, आपने सूट लगाया, आपको कंपनसेशन मिलेगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रेम, ठीक है. तो ये फ्रेजर ने कहा. आप इसको कैसे याद कर सकते हो? आप कोई भी एक वर्ड पकड़ लो कि फ्रेजर जो है राइट इन रेम के बारे में बात करता है कि अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड आपके पास राइट है, आपके पास अधिकार है कंपनसेशन लेने का अगर आपके इन्फ्रिंजमेंट हुआ है राइट का. तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जो है बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड टू रिमोटनेस ऑफ डैमेज. रिमोटनेस ऑफ डैमेज. अब रिमोटनेस ऑफ डैमेज क्या बोलता है? रिमोटनेस ऑफ डैमेज आपको मालूम होगा. मैं इसका एग्जांपल देता हूं. सपोज करें कि आप रोड पे जा रहे हैं और अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपका एक्सीडेंट होता है और उसमें कांच टूटता है और कांच का टुकड़ा जाके आधा किलोमीटर दूर या कितने भी दूर जाके वहां पर कोई एक लेडी खड़ी हुई थी उनको लग जाता है. तो अब ये क्या है? रिमोटनेस ऑफ डैमेज है. रिमोटनेस ऑफ डैमेज विच कैन नॉट बी फोरसीन. आप इतना सोच ही नहीं सकते कि आधा किलोमीटर भी कोई कांच ऐसे उड़ के जाके लग सकता है. समझ रहे हैं आप? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, थोड़ा फनी है बट स्टिल. तो ये रिमोटनेस ऑफ डैमेज है. अगर सामने ही कांच सामने वाले को लग जाता है, कोई आसपास खड़ा है, तो वो समझ में आता है कि हाँ लग सकता है. बट आधा किलोमीटर इज लाइक यू नो फोरसीन नहीं है, मतलब नहीं देख सकते, हम नहीं समझ सकते कि इतना दूर भी कुछ जा सकता है. तो इसका आंसर क्या है यहाँ पर? इसका 4 ऑप्शन है. स्कॉट वर्सेस शेफर्ड एंड आर्बिट्रेशन बिटवीन पोलेमिस एंड फर्नेस, सिरोस वर्सेस मूर, ओवरसीज टैंक शिप लिमिटेड वर्सेस मॉट्स डॉक. तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर सी है. 7 का क्वेश्चन 7 का आंसर सी है, सिरोस वर्सेस मूर. तो इसको याद कर सकते हो कि जैसे कि इसको इस तरीके से. अब याद क्या करना है आप इसमें? ये चीज देखो, 2 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं इसके अंदर से. नॉट रिलेटेड टू तो सी है, बट रिलेटेड टू तो स्कॉट वर्सेस शेफर्ड. और इस तरीके से क्या है ना, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो. आपने एक ही क्वेश्चन के अंदर से 2 क्वेश्चन बना लिए. फर्स्ट विच इज नॉट रिलेटेड टू, सेकंड विच इज रिलेटेड. तो आप इसको अलग से लिख सकते हो कि रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस जो रिलेटेड केसेस हैं वो ये 3 हैं, ये हैं, ये नहीं है नॉट रिलेटेड. तो इससे क्या होगा ना, प्रिपरेशन आपकी और भी अच्छी होगी. देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आई होप यू ऑल नो दिस प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कि जो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, सपोज करें ए और बी के बीच अगर हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो सी जो है वो एनफोर्स नहीं करा सकता उस कॉन्ट्रैक्ट को बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल विच इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये यही बोलता है, ठीक है. तो द प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट वाज हेल्ड टू बी नॉट एप्लीकेबल इन एन एक्शन फॉर टॉर्ट इन. एंड योर ऑप्शंस आर Donahue versus Stevenson 1932, Winterbottom versus Bright 1842, Grant versus Australian Mills Limited, Ashby versus White. तो इसका जो आंसर है 8 का आंसर है ए. Donahue versus Stevenson 1932. अब इस केस में क्या कहा गया उतना तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट आपको समझ में आ रहा है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है. तो इस केस में वही इस तरीके से कि एप्लीकेबल नहीं है इसमें, ठीक है, मतलब थर्ड पार्टी ने किया होगा. अब अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं इस पर एक अलग से जो केसेस की लिस्ट है वो दे दूंगा आपको, और उसमें क्या कहा गया है वो भी शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. ओके, तो क्वेश्चन 9. द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हो गया, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हो गया, इनसे रिलेटेड जो भी केसेस है उनको अच्छे से पढ़कर जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज बेस्ड बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी मालूम होगा. रेलिन वर्सेस फ्लेचर जो है इसका आंसर है. एवरीवन शुड नो दिस बिकॉज ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. ओके, ठीक है. तो आंसर जो है 9 का वो क्या है? बी है, रेलिन वर्सेस फ्लेचर. देन नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10.
द टॉर्ट ऑफ इंटिमिडेशन वॉज प्रोपाउंडेड इन। तो टॉर्ट ऑफ इंटिमिडेशन के बारे में बात की गई है कि कहाँ से आया है, तो इन्होंने ऑप्शन जो आपके पास चार हैं, विंटर बॉटम वर्सेस ब्राइट, पार्सले वर्सेस फ्रीमैन, विंस्मो वर्सेस ग्रीनबैंक, रूक्स वर्सेस बार्नेट। तो आपका आंसर है डी। 10th का आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रुक्स वर्सेस बार्नर, टॉर्ट ऑफ इंटिमिडेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं इनको थोड़ा सा आप देख लें, अच्छे से याद रखें, इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का किन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अप्लाई किया था ये प्रिंसिपल? तो एंड योर ऑप्शंस आर एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, चरण लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है ए, बी एंड सी। डी नहीं है। डी आपको लगी समझ में आ रहा है कि वो एमसी मतलब स्टेट ऑफ एमपी जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो है ए, बी, सी, तीनों ही सही ऑप्शंस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों ही केस में जो प्रिंसिपल एब्सोल्यूट लायबिलिटी का वो अप्लाई किया था। तो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आपको एटलीस्ट एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तो मालूम होना चाहिए, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद आया था, और ओलियम गैस लीक करके केस भी इसको बोला जाता है। तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ें, और अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, देन है हमारा क्वेश्चन 12, मैच लिस्ट नेम ऑफ डिफेंस एंड रिलेटेड केसेस। तो किसमें क्या डिफेंस वगैरह लिया और रिलेटेड उससे केसेस है। तो आपके ऑप्शंस हैं प्लेंटिफ और रॉन्ग डूअर, निकोलस वर्सेस मार्सलैंड, एक्ट ऑफ गॉड, वर्ड वर्सेस होलब्रोक, इनएविटेबल एक्सीडेंट, कंसोलिडेटेड कंपनी वर्सेस कर्टिस, मिस्टेक, स्टैनले वर्सेस पवेल। तो आपको यहाँ पर वो ऑप्शन दे देंगे इस तरीके से कि ए का 2 है, ए का 3 है, बी का 2 है, डी का 1 है। तो इस तरीके से चार ऑप्शन दे देंगे, काफी कंफ्यूजिंग भी होते हैं। अगर आपको केसेस नहीं मालूम है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको केसेस जो हैं टॉट में तो पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि 101% एक या दो क्वेश्चन तो पक्का आने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। ए का जो है 2 है, बी का जो है इसमें 1 है, देन सी का 4 है, और डी का जो है 3 है। तो प्लेंटिफ और रॉन्ग डूअर जो है बर्ड वर्सेस होलब्रोक, बी का जो 1 है एक्ट ऑफ गॉड जो है निकोलस वर्सेस मार्सलैंड, ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आप इनको जरूर पढ़ें। सी का जो है 4 है, इनएविटेबल एक्सीडेंट का जो है स्टैनले वर्सेस पवेल, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी का 3 है, कंसोलिडेटेड कंपनी मिस्टेक का। तो अब हर केस को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बट आप इनको जरूर एक बार देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। देन क्वेश्चन नंबर 30, नेम ऑफ रूल। अब यहाँ पर रूल दे दिया और रिलेटेड केस दे दिए, तो मैं भी इसका आपको क्या डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ, आप उसको फिर याद कर सकते हैं। ए का 1 है, बी का 4 है, सी का 3 है, और डी का जो यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो इसको आप देख लें, याद कर लें, अगर आप चाहते हैं तो मैं बना भी दूंगा इस पर जो भी वीडियो वगैरह है उसको एक्सप्लेन करते हुए केसेस को। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, देयर कैन बी नो एक्शन फॉर डिफेमेशन। अब देखिए डिफेमेशन जो है एक टॉपिक है टॉट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको मालूम होना चाहिए। अब जैसे कि डिफेमेशन दो तरीके के होते हैं, लाइबल होता है और एक स्लेंडर होता है। तो इसका ना एक सिंपल मैं आपको ट्रिक देता हूँ याद करने के लिए। क्या होता है ना, कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि स्पोकन या रिटन में कि कौन सा वाला बोलने पे डिफेमेशन होता है, कौन सा अगर आप एक लेटर लिख के देते हो तो होता है। तो देखिए जैसे कि दो तरीके के होते हैं, तो इससे हमें कैसे, इसकी जो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि जो सिलेंडर का एस है ये आपको याद रखना है स्पोकन से। स्पोकन मतलब क्या होता है, बोलकर। ठीक है, तो जब आप कोई बोलकर अगर आपने किसी का अपमान किया है तो वो डिफेमेशन का केस कर सकता है। ठीक है, स्लेंडर इज इक्वल टू स्पोकन। देन लाइबल की अगर हम बात करें तो लिखना, हम जो बोलते हैं ना लिखना, लिख कर, तो एल स्टैंड्स फॉर लिख कर। तो आपको ना कभी आप लाइफ में आगे कोई एमसीक्यू भी सॉल्व कर रहे होगे ना तो कभी नहीं भूलोगे, लाइबल का एल लिखकर, स्लेंडर का एस स्पोकन बोलकर। तो डिफेमेशन के ये दो टाइप होते हैं, लाइबल का मतलब क्या है, स्लेंडर का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया है। ओके, सो देयर कैन बी नो एक्शन फॉर डिफेमेशन। डिफेमेशन अगर आप कुछ बोल भी देते हो, किसी को कुछ गलत भी बोल देते हो, तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। किस केस में? तो चार ऑप्शंस आपके हैं, क्वालिफाइड प्रिविलेज, अनक्वालिफाइड प्रिविलेज, एब्सोल्यूट प्रिविलेज, ऑल दी अबव। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है सी, एब्सोल्यूट प्रिविलेज। एब्सोल्यूट, आपने कौन सी पढ़ा होगा, कौन सी के अंदर आई गेस सेक्शन 100 है जिसमें वोटिंग, सॉरी नॉट सेक्शन, आर्टिकल 100 है जिसमें वोटिंग पावर के बारे में बात की गई है। वहां पर पार्लियामेंट में वो जो पार्लियामेंट में जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वहां पर वो अगर कुछ भी बोलते हैं तो उनके अगेंस्ट केस नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उनकी एब्सोल्यूट प्रिविलेज उनको दिया गया है कि वहां पर वो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी वोट वगैरह जो भी है वो किसी भी साइड दे सकते हैं जैसा उनको ठीक लगता है। ठीक है, तो वो एब्सोल्यूट प्रिविलेज के बारे में बात करता है, तो उसमें डिफेमेशन नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके, लेट्स मूव टू सेक्शन क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा, देखिए ये सेम क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ऑप्शंस हैं, डिफर्मेशन पब्लिश इन परमानेंट फॉर्म। परमानेंट फॉर्म में अगर डिफर्मेशन पब्लिश है तो आपको मालूम है वो कैसे होगा, लिख कर होगा, ये जो मैंने आपको बताया एल यहाँ पर, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये जो एल है जो मैंने यहाँ पर बात की है लिख कर, तो वो परमानेंट फॉर्म में होगा अगर आप लेटर में लिखते हो, बोलकर थोड़ी हो सकता है। लाइबल इज रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफेंस इन इंग्लैंड, ठीक है, देखते हैं। देन थर्ड है, ट्रुथ और डेफेमेटरी मैटर इज नो डिफेंस। तो हमें मालूम है कि ट्रुथ जो है डिफेंस है। अगर आप वो भी अपने आईपीसी में भी पढ़ा होगा डिफेमेशन के अंदर, कि ट्रुथ जो है अगर आप सच बोल रहे हो, तो अगर आप कोई चोर है उसको अगर आप चोर बोल रहे हो तो आप सच बोल रहे हो, उसमें फिर वो डेफेमेशन केस नहीं लगा सकते कि उन्होंने मुझे चोर बोल दिया, कैसे बोल दिया, क्योंकि आप हो ऑलरेडी, आप पर केस है, आप जिसके अंदर जेल भी गए हो, तो वो बोल अगर बोला है तो वो सच बोला है, तो सच तो डिफेंस है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। डी, एक्शन लाइज फॉर डिफेमेटरी स्टेटमेंट एब्सोल्यूट प्रिविलेज। अभी हमने पीछे देखा कि एक्शन ले ही नहीं सकते अगर एब्सोल्यूट प्रिविलेज आपको दिया गया और अगर आपने कुछ बोला तो वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट के अंदर नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आप देख रहे हो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी मालूम है ना, तो भी आप इस तरीके से अगर आप जाओगे, जैसे कि इसको हम बोलते हैं कि एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, कि अगर आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो नहीं बनता हुआ क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने दो ऑलरेडी ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, मुझे नहीं मालूम इसका आंसर क्या है, दो अगर क्वेश्चन मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं क्योंकि ऑलरेडी मुझे मालूम था कि क्या है वो अंदर। अब यहाँ पर जैसे बोला है, और ए भी हमने एलिमिनेट कर ही दिया था कि डिफर्मेशन पब्लिश है परमानेंट फॉर्म में, तो परमानेंट फॉर्म में वो लाइबल अगर यहाँ पर होता स्लेंडर की जगह, अगर यहाँ पर लाइबल होता तो हमारा आंसर फर्स्ट होता, बट क्योंकि लाइबल नहीं है स्लेंडर है तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली मुझे नहीं मालूम कि लाइबल को रिकॉग्नाइज एज ऑफेंस किया है कि नहीं किया है इंग्लैंड में, बट आंसर जो है बी है, आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट मूव ऑन, सेक्शन 16, क्वेश्चन 16 जो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्या एक्सेप्शन है उसका। तो ऑप्शंस आर डिफेंडेंट्स ओन फॉल्ट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कंसेंट ऑफ थर्ड पार्टी, एक्ट ऑफ डिफेंडेंट। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है बी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अब आपको मालूम होगा स्टैट्यूटरी, अब देखो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का क्या है, इसको पावर कहां से मिलती है, लेजिस्लेशन से पावर मिलती है, लेजिस्लेशन से। अगर अगर कोई लॉ बनाया गया पार्लियामेंट द्वारा, ठीक है, और उससे अगर पावर मिल रही है किसी अथॉरिटी को, तो कोई भी अगर पर्सन इसके अंडर आ रहा है जो वर्क कर रहा है, अगर वो कोई हार्म कर दे अगर किसी थर्ड पर्सन को, तो वो एक्शन नहीं ले सकता इस पर्सन पर, एक्शन जो है आप नहीं ले सकते, ठीक है, इस चीज को याद रखें, आप एक्शन नहीं ले पाओगे। अगर एक बार फिर से समझा देता हूँ, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में क्या होता है, जो पावर है उसको लेजिस्लेशन से मिलती है, ठीक है, और अगर थर्ड पर्सन को, उसके अंदर जो कोई पर्सन है जो पुलिस ऑफिसर कह लेते हैं, कोई भी जो उसके अंदर है, अगर वो अपनी अथॉरिटी में जब वो काम कर रहा है उस अथॉरिटी में और कोई हार्म हो जाता है, तो आप एक्शन नहीं ले सकते, वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो है एक्सेप्शन में जाएगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर। ओके, तो ये था क्वेश्चन 16। आई होप आपको समझ में आ रहा है वीडियो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट वगैरह करें, जो भी अगर आपको समझ में आ रहा है या कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पर बोल सकते हैं मुझे कि इस चीज़ पर हम वीडियो चाहते हैं। मैं आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। सो ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17, द प्रिंसिपल ऑफ उबी जस्ट इबी रेमेडियम इज रिकॉग्नाइज्ड इन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मैगजीन वगैरह हैं पढ़ के जाएं, टॉट में केसेस वगैरह हैं पढ़ के जाएं, टॉट में इंपॉर्टेंट होने वाले। उबी जस्ट इबी रेमेडियम रिकॉग्नाइज किया गया था एशवी वर्सेस वाइट में, वेरी इंपॉर्टेंट। एशवी वर्सेस वाइट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उबी जस्ट इबी रेमेडियम का मतलब क्या है मैं ये बता देता हूँ कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओबिजस इमीडियम का मतलब है जहां पर अधिकार है वहां पर आपको रेमेडी भी मिलेगी। ओके, नाउ क्वेश्चन 18, रेस इप्सा लॉकेट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, इसका मतलब क्या है, थिंक स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ठीक है। इसका ये क्वेश्चन है कि रेस इप्सा लॉकेटो इज अ रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर, एविडेंस, सब्सटेंटिव लॉ। तो इसका जो आंसर है वो है एविडेंस। रेस इप्सा लॉकेटो इज अ रूल ऑफ एविडेंस। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 19, अकॉर्डिंग टू सालमन टॉट इज। अब यहाँ पे मैंने ऑप्शन नीचे आंसर ही दिया हुआ है, तो अच्छा ठीक है ये आंसर ही है, तो आप इसको इस तरीके से याद कर लें कि आंसर ही दिया हुआ है, सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ, एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड
which is not exclusively the breach of trust or other merely equitable obligation। तो इन्होंने बोला है कि breach of trust या कोई merely equitable obligation नहीं है। अब इन्होंने बोला है टॉर्ट क्या है, सिविल रॉन्ग है फॉर विच जो रेमेडी जो है इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेड डैमेजेस। अब अनलिक्विडेड लिक्विडेड डैमेजेस आपको मालूम होना चाहिए, लिक्विडेड जो कि हम सर्टेन होते हैं, ठीक है, अनलिक्विडेड डैमेजेस तो नहीं मालूम कितना भी हो सकता है अनलिक्विडेड डैमेजेस, ठीक है, अनसर्टेन जो हो। तो ये सालमन ने कहा है, आप इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था फ्रेजर ने क्या कहा, आपने भी ऑलरेडी पीछे देखा, ठीक है, सालमन ने क्या कहा, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट, ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। टॉर्ट जो है इन्फ्रिज करता है राइट इन रेम, तो आप मालूम है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि होल वर्ल्ड के अगेंस्ट आपको राइट होता है, ठीक है, अगेंस्ट होल वर्ल्ड, ठीक है। देन टॉर्ट डैमेजेस अनलिक्विडेड, ऑलरेडी हम पीछे भी बात कर चुके हैं, लिक्विडेड अनलिक्विडेड और भी बहुत तरीके के होते हैं, सब्सटेंटिव और कंटेम्पस, तो वो एक बार आप देख लेना कि कितने प्रकार के डैमेजेस होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। कई बार मीनिंग भी पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, या फिर इस तरीके का डैमेज किस केस में दिया जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है। देन नेक्स्ट है द मोटिव ऑफ द डिफेंडेंट इज इमटेरियल इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है तो मोटिव जो है डिफेंडेंट का वो इमटेरियल है, बट इट इज कंसीडर्ड इन टॉर्ट इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में टॉर्ट में वो कंसीडर किया जाता है कि मोटिव क्या है। तो हमें ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो मोटिव है डिफेंडेंट का वो इमटेरियल इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट उसको कंसीडर किया जाता है टॉर्ट के अंदर कुछ केसेस में। देन ओब्लिजस सिविल तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका मतलब क्या है। ओके, सो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं इस चैनल पे, क्योंकि आगे और भी मैं यूजीसी नेट के लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। जितने भी आपके यूजीसी नेट के अंदर लॉ वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें मैं 20 क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ केसेस की लिस्ट बना के उनको भी डिस्कस करूँ या उनको भी ट्रिक्स दूँ आपको याद करने की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आप कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।